हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS IPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट BA पार्ट 3 का जो हमारा एक स्पेशल सीरीज चल रहा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर 5 जो VVA इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग देखेंगे। आज हमारा छठा प्रश्न है। चलिए उस समय को न गवाते हुए अपने प्रश्न की ओर आते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आज का हमारा जो छठा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है, न्यायिक नियंत्रण से क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार से होता है। लोक प्रशासन पर जो है न्यायिक नियंत्रण के गुण एवं सीमाओं का जो है वर्णन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिशियल कंट्रोल, डिस्कस द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार भी आ सकता है। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की विभिन्न प्रणालियों तथा इसके महत्व का जो है परीक्षण करें। देखिए, न्यायपालिका का नियंत्रण प्रशासकीय कार्यों का जो है वैधानिकता निश्चित करता है तथा इस प्रकार जब कभी सरकारी अधिकारी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का जो है अतिक्रमण करते हैं तो वह उनकी रक्षा करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, न्यायिक नियंत्रण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है निजी अधिकारों की रक्षा करना है, जो स्पष्टतः एक बड़े महत्व का कार्य है। अब देखिए, प्रशासकीय कार्यों पर जो न्यायिक नियंत्रण कानून के शासन के सिद्धांत से अद्भुत हुआ है। न्यायिक नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए LD वाइट ने लिखा है, अधिकारियों और उनके कार्यों पर जो है बाहरी औपचारिक नियंत्रण दो मुख्य प्रभागों के अंतर्गत आता है। एक तो विधायिका निकायों द्वारा रखे जाने वाला नियंत्रण और दूसरा जो है मेरे प्यारे छात्रों न्यायालयों द्वारा नियंत्रण। विधायिका के पर्यवेक्षण पर प्रमुख पर्यवेक्षण जो होता है कार्यपालिका शाखा खर्च पर नीति पर नियंत्रण रखा है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्रशासनिक जो कार्य में न्यायिक नियंत्रण का उद्देश्य जो है प्रशासकीय कार्यों की वैधता देखना और इस कार्य पर जो है नागरिकों के संवैधानिक और अन्य अधिकारों पर उनके गैर कानूनी हस्तक्षेप भी बचाना है। देखिए, इस प्रकार न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक है। अब न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में कठोर सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते, किंतु प्रशासनिक मामलों में न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर जो है हस्तक्षेप करते हैं। पहला है अधिकार क्षेत्र का अभाव। प्रत्येक कार्यालय एवं सरकारी पदाधिकारियों के अधिकारों की सीमा होती है, उस सीमा का जो है उल्लंघन करना गैर कानूनी है। ऐसी अवस्था में न्यायालय को अधिकार है कि इस प्रकार के पदाधिकारी को कार्य संपादन से रोक दे और उस पर मुकदमा चलाए। दूसरा है वैधानिक त्रुटि। प्रशासन कानूनों के अनुसार चले यह प्रकाशक का पहला कार्य है। अगर कोई अधिकारी कानून को तोड़कर कार्य करता है या कानून की गलत व्याख्या करता है तो न्यायालय इसके लिए उससे उत्तरदायी ठहरा सकता है। तीसरा है माय डियर स्टूडेंट तथ्यान्वेषण या तथ्य शोधन में त्रुटि। ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जहां अधिकारों में जो है तथ्यान्वेषण के भूल भी हो, वह तथ्यों की गलत व्याख्या कर सकता है और इस प्रकार जो है भ्रांतिपूर्ण मान्यताओं के अनुसार कार्य कर सकता है और इसमें जो है किसी नागरिक एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और मामलों को जो है कानून की अदालत में लाने की आधार बन सकता है। इसके बाद है चौथा नंबर मेरे प्यारे छात्रों अधिकार का दुरुपयोग। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करता है तो न्यायालय जो है उसमें हस्तक्षेप करता है। क्या करता है? न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करता है और यदि यह सिद्ध हो जाए कि संबंधित अधिकारी प्राधिकार का उपयोग करने के लिए अपराधी है तो उसे दंड दे सकता है। अब देखिए, पांचवा नंबर है क्रियाविधि की भूल। सरकारी कर्मचारियों को कानून द्वारा जो है नियत क्रियाविधि के अनुरूप काम करना पड़ सकता है और यदि वे निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण न करें तो अदालत उनके कार्यों का कानूनी वैधता का प्रश्न उठा सकती है। उदाहरण के लिए जो है कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ अगर मुअत्तली या बर्खास्तगी की कार्रवाई करने से पहले उसे आरोपी की सूचना दी जानी चाहिए। मान लीजिए कि कोई अफसर जो है किसी कर्मचारी को सूचना दिए बिना उनके खिलाफ कार्रवाई कर देता है तो उसकी जो कार्रवाई है न्यायालय अवैध घोषित कर देगा। अब देखिए इसके बाद है
प्रशासनिक कार्यों का जो है न्यायिक सर्वेक्षण। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका तात्पर्य न्यायालय के उस अधिकार से है जिसे अनुसार न्यायालय किसी खास प्रशासनिक कार्य का निर्णय का सर्वेक्षण करता है एवं उसकी जांच करता है ताकि यह पता चल सके कि संबंध अधिकारी जो हैं द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य या निर्णय संविधान के उपबंधों के अनुकूल है अथवा नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेरे प्यारे छात्रों, न्यायालय के इस अधिकार का जो उपयोग है काफ़ी विस्तृत पैमाने पर अमेरिका में एवं सीमित दायरे में भारत तथा अन्य देशों में होता है। वस्तुतः जो है न्यायिक सर्वेक्षण या जांच अमेरिका ही देन है जो सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसी सिद्धांत के कारण जो है अमेरिकी कांग्रेस के सभी कार्य की जांच एवं उसका सर्वेक्षण न्यायालय करती है। मेरे प्यारे छात्रों, इंग्लैंड में जो संसद की संप्रभुता का सिद्धांत जो है सरकार के प्रशासनिक कार्यों में न्यायिक जांच अथवा सर्वेक्षण के मार्ग में एक बाधा है। ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता प्रशासनिक कार्यों को न्यायालय की सीमिताओं में अलग करता है। इतना ही नहीं, प्रक्रिया संबंधी जो है त्रुटियों के कारण ब्रिटिश संसद प्रशासनिक कार्य को न्यायालय की जांच में पृथक करता है। इसके अलावा इंग्लैंड में साधारण कानून की व्यवस्था है जिसके अनुसार कोई भी नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। इंग्लैंड के समान ही भारत में जस्टियल रिव्यू की अस्पष्टता है। देखिए रेखा नहीं खींची गई है। ब्रिटेन की भांति जो है, ब्रिटेन की भांति मेरे प्यारे छात्रों, ब्रिटेन की भांति जो है भारतीय न्यायालय किसी प्रशासनिक कार्य एवं निर्णय को असंवैधानिक या गैर कानूनी घोषित कर सकता है बशर्ते कि वह प्रशासनिक कार्य संवैधानिक उपबंधों की प्रतिकूल हो। दूसरा है स्टैट्यूटरी अपील अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स एंड डिसीजंस। स्टैट्यूटरी अपील तब होता है जब कानून स्वयं यह व्यवस्था करता है कि अमुक या दिए हुए जो अमुक के परिस्थितियों में व्यवस्थित दल न्यायालय में प्रशासनिक कार्यों व निर्णयों के खिलाफ कानूनी अपील कर सकता है। मेरे प्यारे छात्रों, इस अपील में अंतर्गत प्रशासनिक एजेंसियां भी अपने प्रशासनिक आदेशों, नियमों, कार्यों या निर्णयों को जो है सफल कार्यान्वयन हेतु न्यायालय की शरण ले सकती है। तीसरा है सरकार के विरुद्ध अभियोग। जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 में भारत में के किसी राज्य में अभियोग की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अब कैसे वर्णन किया गया है मेरे प्यारे छात्रों, इसको देखना है। देखिए भारत सरकार के द्वारा उसके विरुद्ध जो है भारतीय संघ के नाम से अभियोग उपस्थित किया जा सकता है और किसी राज्य की सरकार के द्वारा जो है या उसके विरुद्ध उस राज्य के नाम से अभियोग उपस्थित किया जा सकता है बशर्ते कि यह अभियोग संसद द्वारा निर्मित अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत हो या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा संविधान में प्रदत्त शक्ति द्वारा निर्मित अधिनियम में किसी प्रावधान के अंतर्गत हो। मेरे प्यारे छात्रों, वह अभियोग जो है संघ या राज्य के द्वारा या उनके विरुद्ध उनसे संबंधित मामलों पर वैसे उपस्थित किया जाएगा जैसे इस संविधान के न बनाए जाने की दिशा में भारतीय अधिराज्य तथा प्रांतों या भारतीय राज्यों द्वारा अभियोग उपस्थित किया जाता हो। मेरे प्यारे छात्रों, वस्तुतः यह स्थिति जो है सन 1858 से ही चली आ रही है जब भारत के शासन का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में हस्तांतरित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सार्वभौम शासक तथा व्यापारी दोनों रूप से कार्य करती थी। मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद देखिए व्यापारी के रूप में किए गए कंपनी के कार्यों के विरुद्ध जो है कंपनी का अभियोग लगाया सकता था। ठीक है, अब देखिए परंतु यदि कंपनी स्वयं सार्वभौम शासक के रूप में जो कार्य करती थी उसके संबंध में वह अभियोग से मुक्त रहती थी। सार्वभौमता के रूप में किए गए कंपनी के कार्यों की कंपनी अभियुक्त इस ब्रिटिश सिद्धांत पर आधारित थी, किंग कैन डू नो रॉन्ग। यद्यपि क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 यानी 1947 द्वारा
ब्रिटेन में राज्य की उन्नति को समाप्त कर दिया गया, किंतु दुर्भाग्यवश भारत की स्थिति अभी भी बदला नहीं है। देखिए अगला है सूट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स। संविधान जो है राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को अपने पद के कर्तव्यों तथा अधिकारों के परिपालन के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए मेरे प्यारे छात्रों उन्मुक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो उन्मुक्ति प्रदान करता है। केवल संसद द्वारा ही नहीं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कोई भी दंडनीय कार्रवाई उसके विरुद्ध आरंभ नहीं की जा सकती है और न उसे बंदी बनाया जा सकता है और न कारावास भी हो सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति का पदावधि जो है व्यक्तिगत क्षमता में किए गए उसके अधिकारों के विरुद्ध कोई जो है कानूनी कार्रवाई को 2 माह की पूर्व सूचना देकर की जा सकती है। भारत में मंत्रियों को ऐसी कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। उनके विरुद्ध जो है साधारण नागरिकों की भांति अभियोग जो है उपस्थित किए जा सकते हैं। देखिए जस्टिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन जो है एक्ट 1815 के अंतर्गत न्यायिक पदाधिकारियों को दायित्व से मुक्त है। कोई भी लोक अधिकारी मेरे प्यारे छात्रों तथा अवैध कार्यों के लिए उत्तरदायी है, किंतु यदि उसने सच्चाई के साथ किसी भी परिनियत अधिकार के प्रयोग में कार्यों को किया है तो वो ऐसा नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे छात्रों। उसके विरुद्ध दीवानी कार्यों का जो वाही है 2 माह की लिखित पूर्व सूचना के पश्चाताप आरंभ की जा सकती है। एक साधारण नागरिक की भांति किसी अधिकारी का आपराधिक दायित्व भारत दंड विधान में निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। अब किस प्रकार से बताया जा सकता है मेरे प्यारे छात्रों, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वह कोई भी कार्य अपराध की परिभाषा नहीं आता जो ऐसे मनुष्य द्वारा किया गया है जो वैधानिक भूल कारण नहीं बल्कि केवल तथ्यों की भूल के कारण उस कार्य को करने के लिए अपने को निष्ठापूर्वक कानून बाध्य समझता है। यह प्रावधान जो है वस्तुतः सरकारी कर्मचारियों को एक विस्तृत रक्षक छत्र प्रदान है। 5वां नंबर है असाधारण न्यायिक उपचार। न्यायिक समीक्षा की असाधारण रीतियों से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, निषेधाज्ञा, अधिकार गृच्छा तथा उत्प्रेषण के लेख आते हैं। भारतीय संविधान की भाग अनुच्छेद 32 के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन शब्द के अनुसार हैबिस क्रॉप्स की शब्द का इसका अर्थ है। ठीक है, शरीर को प्राप्त करना टू हैव टू ऑफ बॉडी ऑफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख उस व्यक्ति के प्रति जिसने किसी अन्य व्यक्ति को रोक रखा है अदालत द्वारा जारी किया गया इस आश्रय का आदेश होता है कि वह मनुष्य रोके गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करे ताकि न्यायालय यह जान सके कि किन शर्तों पर उसे रोका गया है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद है यदि उसके रोके जाने पर कानूनी औचित्य सिद्ध नहीं होता है तो उस औचित्य के अभाव में न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ सकता है। इस लेख का आशय है कि निश्चित करना कि वह बंदी जो है कानून के अनुसार रोका गया है या गलत रूप से बंदी बना लिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में यह लेख एक बड़ी प्राचीर का काम करता है और मनमाने ढंग से बंदी बना लेने की प्रथा का इसने अंत कर दिया है। फिर भी निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के द्वारा भारत की सुरक्षा अधिनियम इसकी सामान्य उपयोगिता को सीमित कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद है परमादेश। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? परमादेश लैटिन शब्द मैंडेमस का अर्थ है समादेश। यह लेख किसी लोक अधिकारी का कार्य करने के लिए आदेश देता है जो उसके सरकारी कार्य का ही एक भाग है किंतु जिसे पूरा करने के लिए में वह असफल रहा है। यह लेख अधिकार की वस्तु नहीं मानी जा सकती। यह तो न्यायालय की इच्छा से निकाला जा सकता है और न्यायालय तब तक इसे नहीं निकालता जब तक कोई वैकल्पिक उपाय जो है उपलब्ध नहीं रहता है। निषेधाज्ञा क्या आप इसको जानते हैं? निषेधाज्ञा लेख किसी उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा किसी निम्न श्रेणी के न्यायालय के प्रति इसलिए निकाला जाता है कि निम्न न्यायालय ऐसे अधिकार क्षेत्र का अपहरण न करे जो कानून उसे प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार यह निषेधाज्ञात्मक ढंग की वस्तु या है जो किसी निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर अनधिकृत
रूप से जो वैध रूप से उसे नहीं मिला है। अधिकार करने अनस्प्रंसिंग ए जस्टिकन्स विथ विच इज इट इज नॉट लीगली वेस्टेड से रोकती है। यह केवल न्यायिक या आभास न्यायिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध निकाला जा सकता है माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद है उत्प्रेषण कैटेगरी। लैटिन शब्द जो है कैटेगरी का अर्थ है प्रमाणित होना, टू बी सेटिस्फाइड। ओके माय डियर स्टूडेंट, यह केवल किसी न्यायिक कार्य के विरुद्ध ही निकाला जा सकता है और इसके प्रभाव स्वरूप छोटी अदालत का निर्णय रुक जाता है या उसका भी खंडन हो जाता है। निषेधाज्ञा तथा उत्प्रेषण लेख जो है इसमें मुख्य अंतर यह है कि उत्प्रेषण लेख को निषेधात्मक तथा स्वीकारात्मक दोनों है, किंतु निषेधाज्ञा केवल निवारक ही होती है। अब ई नंबर है अधिकार परीक्षा। लैटिन शब्द क्यू वारनेटो का शाब्दिक अर्थ है कैसा अधिपत्र या प्राधिकार। माय डियर स्टूडेंट्स, अधिकार परीक्षा का वह उपचार या कार्यवाही जिसके द्वारा राज्य उस दावे की वैधता के संबंध में परिपरीक्षा करता है जिसे कोई पक्ष किसी पद या विशेष अधिकार के प्रति करता है या वह दावा भली प्रकार आधारित नहीं है जो राज्य दावेदार को उस पद के लाभ से वंचित कर सकता है। मेरे प्यारे छात्रों, या एक बार उचित प्रकार से जो है प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने पर उसका जो है दुरुपयोग किए जाने या प्रयोग न किए जाने के कारण यदि वह उस पक्ष के लिए हित बन चुका है तो राज्य हत घोषित करके पुनः प्राप्त कर सकता है। इस लेख का आशय सरकारी पद के प्राप्ति किसी दावे की जांच करना है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद है लिमिटेशन। न्यायिक नियंत्रण से तात्पर्य जो है कानूनी अदालतों की इस शक्ति से है कि वे सरकारी अफसरों के कार्य की वैधता का निर्धारण कर सकें और उनके अधिकार के दुरुपयोग पर आधारित होने की अवस्था में अधिकार क्षेत्र के बाहर होने, कानून तथ्यान्वेषण या क्रियाविधि संबंधित भूल होने पर उन्हें अवैध घोषित कर सके। न्यायिक उपचार सरकारी कर्मचारी की ज्यादती के खिलाफ एक कारगर नियंत्रण होते हैं और नागरिकों की जो स्वाधीनता व अधिकारों के रक्षक जो होते हैं, किंतु कुछ ऐसी सीमाएं भी हैं जिनसे इस व्यवस्था में कमी आती है। जैसे सर्वप्रथम जो है सभी प्रशासनिक कार्य को न्यायिक नियंत्रण में अधीन नहीं होते। बहुत से ऐसे प्रशासनिक कार्य हैं जिनके पुनरीक्षण के लिए संविधान कानूनी अदालतों की अनुमति नहीं देता। फिर विधायिका में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति देखी जा सकती है, वह कानून के जरिए कुछ प्रशासनिक कार्य को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखना चाहती है माय डियर स्टूडेंट। देखिए दूसरा नंबर है जो प्रशासनिक और कार्य के न्यायपालिका अधिकार क्षेत्र में भी यह उनमें अधिकारियों की ज्यादती के संबंध में न्यायपालिका अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकती। यह केवल ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना का हस्तक्षेप कर सकती है जो संबंधित प्रशासनिक से प्रभावित हुआ है या उसके प्रभावित होने की आशंका है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रशासनिक ज्यादतियों से बहुत थोड़े से मामले न्यायपालिका के सामने आएंगे और वे भी तब जब किसी व्यक्ति को उसे नुकसान पहुंचा सके। तीसरा, न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी और टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी तकनीकी बातें का एक साधारण आदमी ही समझ में नहीं आएगी और फिर उसका जो क्रियाविधि है इतनी लंबी है कि यह नहीं जाना जा सकता है कि अदालत कब अपना अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अंतिम निर्णय कब लेगा इसका कोई हाल नहीं जानता है। ऐसी भी उदाहरण है कि जब मामले अदालत में महीनों नहीं बल्कि सालों पड़े रहे हैं। इसमें संदेह है कि कोई सताया हुआ आदमी न्यायिक उपचार के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने का धीरज रख पाएगा। यह विलंब वाली क्रियाविधि उस पीड़ित व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाएगी और ठीक ही कहा गया है, न्याय करने में देर करने का मतलब न्याय करना ही नहीं है मेरे प्यारे छात्रों। इसके बाद चौथा नंबर देखिए। चौथे जो न्यायिक कार्यवाही काफ़ी बाध्य साध्य मामला है, इसलिए बहुत से लोग जो है इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक दावा दायर करने का मतलब है कि अदालत की जो फीस देना और गवाहों का खर्च करना तथा तमाम तकलीफ़ों सहना जिन्हें समर्थ लोग ही बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर लोगों के लिए जो है न्यायिक उपचार कम लाभ के ही है। अंततः पांचवा नंबर जो है बहुत तकनीक किस्म के जो प्रशासनिक मामलों में अदालतों शायद न्यायपूर्ण निर्णय भी
न दे सके, क्योंकि न्यायाधीश केवल कानून के विशेषज्ञ होते हैं और जो मामले उनमें सामने जांच के लिए आते हैं उसका तकनीकी ज्ञान उन्हें जो है नहीं रहता। इसलिए इस प्रकार के मामले जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के पास भेज दिए जाते हैं, जिन्हें तकनीकी मामलों में दक्षता प्राप्त होती है। इयन ग्लैडिन का कहना है कि यह वांछनीय है कि अदालत सरकारी अधिकारियों के कामों का न्याय निर्णयात्मक जो है दृष्टि रखे और अदालत के पास विशेषकर कानूनी मामलों का जो है अपील करने से उचित अवसर होने चाहिए और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को प्रायः वैसी क्रियाविधि अपनानी चाहिए जो सामान्य न्यायिक सिद्धांतों एवं व्यवहारों के अनुरूप हो। माय डियर स्टूडेंट्स, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, थैंक यू।